स्लाइड में है, एक मिनट रुको, स्लाइड में है पैटर्न, ठीक है, कि कैसे लिखनी है, क्या लिखना है, वो आप खुद ढूंढना पड़ेगा नेट पे सीआर आपको। सर आ गए, सर आ गए। और मुझसे भी बात करना सीआर लेक्चर के बाद प्लीज यार। चलिए ठीक है, अच्छा जी, ओके। क्लास ज्वाइन कर लिया आप लोगों ने? यस सर, जी अस्सलाम सर। वालेकुम सर। यस सर। सॉरी मैं अस्सलाम थोड़ा वालेकुम लेट हो सर। गया। अच्छा, जुमा आज हम मुबारक सर। डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 हम ये 9th एडिशन के हिसाब से हम बात कर रहे हैं। ये चैप्टर, इसका टॉपिक है हमारे पास डेडलॉक। डेडलॉक का कॉन्सेप्ट ये होता है, आपने अक्सर सुना होगा ये टर्म के, अभी इसकी मैंने स्लाइड्स नहीं बनाई तो इसलिए आप इसको जो है वो बुक से हम साथ साथ लेंगे, बाद में मैं आपको इसके साथ स्लाइड जो है शेयर करूँगा। अच्छा, डेडलॉक सर का लेक्चर रिकॉर्ड कर कॉन्सेप्ट होता लीजिएगा। है कि आपने सुना होगा कि जी वो हुकूमत के और अपोजिशन के चैप्टर अफराद 7 है वो सर। डेडलॉक का शिकार हो गए। मैं सर प्लीज, अपने अपने म्यूट कर लें, अगर किसी ने क्वेश्चन सर पूछना प्लीज है माइक म्यूट करवा दें सर प्लीज। माइक म्यूट कर लें सब लोग, और जिसने क्वेश्चन पूछना है वो इस पे हैंड रेज की ऑप्शन होती है, वो हैंड रेज करे ताकि कि फिर मैं उसका जवाब दे दूंगा। माइक वैसे म्यूट कर लें। अगर कोई प्रॉब्लम है फिर अनम्यूट करके बात करें, वरना फिर माइक म्यूट रखें। दोनों क्लासेस आई हुई हैं, ए और बी। जी सर, दोनों ही है। चलें ठीक है। जी सर। अच्छा, डेडलॉक का कॉन्सेप्ट मतलब आमतौर पे हम कहते हैं कि तातुल, कोई भी एक्टिविटी है उसमें कोई डेडलॉक आ गया, मतलब ऐसी सिचुएशन आ गई कि जिसमें हम आगे नहीं बढ़ पा रहे, हम किसी वजह से स्टक हो गए, रुक गए। ट्रैफिक डेडलॉक की आपने एग्जांपल देखी होगी कि बाज़ दफा कंजेस्टेड रोड के ऊपर, चौक के ऊपर, राउंड अबाउट्स पे ट्रैफिक जो है वो आगे पीछे इस तरह फंस जाता है कि सब लोग जो है वो स्टक हो जाते हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये ट्रैफिक डेडलॉक हो गया। अब और क्योंकि एक के पीछे एक गाड़ियाँ होती हैं तो सूरत हाल ये होती है कि ना आप आगे जा सकते हैं, आगे भी सामने ट्रैफिक है या कोई गाड़ी है और पीछे भी आप नहीं आ सकते, पीछे भी कोई मौजूद है तो आप वहाँ पे स्टक हो जाते हैं। या इसकी एग्जांपल यूँ समझ लें कि एक ब्रिज है, वो बहुत इतना चौड़ा ब्रिज है कि उसमें से सिर्फ एक गाड़ी एट ए टाइम क्रॉस कर सकती है, दो गाड़ियाँ क्रॉस नहीं कर सकती। अगर दोनों तरफ से गाड़ी आ जाए और ब्रिज के मिड में आके वो स्टक हो जाए तो गाड़ी ए जो है वो कह रही होगी कि बी हटेगा तो मैं गुजरूंगा, और बी वाला ये कहेगा कि ए हटेगा तो मैं गुजरूंगा। तो ये सारी सिचुएशन जो है वो डेडलॉक की है हमारे पास। अच्छा, अब ऑपरेटिंग सिस्टम में डेडलॉक क्यों होता है या कैसे होता है, हमने बात की थी कि हमारे पास कोई भी प्रोसेस उसको अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के लिए रिसोर्सेज चाहिए। कोई भी प्रोसेस है उसे अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के लिए रिसोर्सेज चाहिए। हाँ। अब अगर वो रिसोर्सेज उसको अवेलेबल होंगे तो वो कंप्लीट हो जाएगा, और अगर रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है तो वो कंप्लीट नहीं हो सकेगा। और अगर रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है तो वो वेट करेगा। वेट किस चीज़ का करेगा? रिसोर्सेज की एलोकेशन का। और रिसोर्स एलोकेट कौन करता है? वो ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है रिसोर्स मैनेजर के तौर पे काम करना या रिसोर्स एलोकेटर के तौर पे काम करना। तो इन दैट केस अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हमारे पास एक प्रोसेस है, उसको जो रिसोर्स चाहिए उनमें से कुछ अवेलेबल हैं और कुछ अवेलेबल नहीं है, और वो उन रिसोर्सेज का वेट कर रहा है और किसी वजह से वो रिसोर्सेज उसको नहीं मिल रहे, तो वो प्रोसेस कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकेगा, रिसोर्स नहीं मिल रहा। और अगर वो रिसोर्स उसे कभी नहीं मिलेगा तो हम कहेंगे कि वो प्रोसेस किस में चला गया? डेडलॉक में चला गया। ऐसे हमारे पास प्रोसेस है वो डेडलॉक में चला गया, यानी वो वेटिंग स्टेट में गया, वेट कर रहा है किसका? रिसोर्स का, लेकिन वो रिसोर्स सिस्टम में ऐसी सूरत हाल है कि उसको रिसोर्स अवेलेबल नहीं हो रहा, वो नहीं मिल रहा, तो हम कहते हैं कि वो प्रोसेस बहुत ज़्यादा, इसका जो वेटिंग टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और वो रिसोर्स मिलने के चांस खत्म हो जाएगा या नहीं ऑप्शन है, फिर हम कहेंगे कि वो डेडलॉक का शिकार हो गया। तो डेडलॉक जो है वो एक प्रॉब्लम है। डेडलॉक हमारे पास एक प्रॉब्लम है, और हमने एज ए ऑपरेटिंग सिस्टम का काम ये भी होता है कि उसमें ना डेडलॉक अवॉइड करना है, डेडलॉक से बचना है। तो इस चैप्टर में हम ये सारी डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। सर ये डेडलॉक मल्टी प्रोसेसिंग के टाइम पर ही होगा? हाँ, ज़ाहिर बात है, और इसकी जो एफिशिएंसी या इसके डेडलॉक होने के चांसेस बढ़ेंगे जब हम मल्टी प्रोसेसिंग बढ़ा देंगे, क्योंकि एक प्रोसेस है तो उसे कम रिसोर्सेज चाहिए। अगर प्रोसेस की तादाद 2 हो गई तो ज़्यादा रिसोर्स चाहिए, 3 हो गई, 4 हो गई, जैसे जैसे आप प्रोसेस की तादाद बढ़ाते जाएंगे तो आपको जो रिक्वायर्ड रिसोर्सेज हैं वो ज़्यादा चाहिए। लेकिन सिस्टम में जो रिसोर्सेज हैं उनकी तादाद क्या होती है? फाइनाइट होती है। फॉर एग्जाम्पल रैम का साइज़ है,
अब सिस्टम में 4 GB रैम है, अब आप एक प्रोसेस चलाएं, 2 चलाएं या 10 चलाएं, वो 4 GB रैम को यूज करेंगे। उसके नंबर ऑफ कोर्स कितनी है, 1 है, 2 है, 4 है, जितने भी प्रोसेस करें, जितनी भी मल्टी प्रोसेसिंग करें, वो नंबर ऑफ कोर्स उतनी ही रहेंगी। तो लिहाजा अब अगर प्रोसेसेस कम है तो डेडलॉक के चांसेस कम होंगे, नंबर ऑफ प्रोसेस ज्यादा है या मल्टी प्रोसेसिंग ज्यादा है तो फिर डेडलॉक के चांसेस भी ज्यादा हो जाएंगे। स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों के साथ? जी सर हो रही है। अच्छा, जो एक प्रोसेस है जब वो एक रिसोर्स को डिमांड करता है और ऑपरेटिंग सिस्टम के पास रिसोर्सेज होते हैं तो वो एक मॉडल फॉलो करता है, जैसे हम कहते हैं कि प्रोसेस जो है वो इस तरीके से करता है। वो सबसे पहले प्रोसेस रिक्वेस्ट करेगा रिसोर्स की, ठीक है, और ये रिक्वेस्ट किसको करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम को करेगा। अब जिस रिसोर्स की उसने रिक्वेस्ट की, ऑपरेटिंग सिस्टम देखेगा कि वेदर दैट रिसोर्स इज अवेलेबल और नॉट। ऐसे समझ लें कि एक प्रिंटर है, वो शेयर्ड है, वो 8-10 कंप्यूटर सिस्टम के साथ शेयर्ड हुआ हुआ है। अब आपने कोई प्रिंट करना है तो आप प्रिंट की कमांड देंगे, तो आपकी कमांड को देखेगा सिस्टम कि क्या जो प्रिंट सर्वर का सिस्टम है वो ये चेक करेगा कि क्या प्रिंटर इस वक्त अवेलेबल है या ऑलरेडी बिजी है किसी और कमांड को प्रिंट करने में। अगर तो सिस्टम प्रिंटर इस वक्त फ्री अवेलेबल होगा तो वो आपकी जो जॉब है उसको असाइन कर दी जाएगी और वो आपकी जॉब को प्रिंट करने लगेगा। लेकिन अगर वो ऑलरेडी किसी प्रोसेस की जॉब को प्रिंट कर रहा है तो फिर आपकी जॉब जो है वो एक प्रिंट क्यू बनती है, उसमें ऐड हो जाएगी। इस तरीके से किसी और की आ गई वो भी ऐड हो जाएगी, तो प्रिंट क्यू में 1 बाय 1 जॉब्स ऐड होती जाएंगी। और जब पहली जॉब कंप्लीट हो जाएगी फिर दूसरी की बारी आएगी, फिर तीसरी की बारी आएगी एंड सो ऑन। तो होता यह है कि प्रोसेस जो है वो रिक्वेस्ट करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम को कि वो अगर रिसोर्स उसको एलोकेट कर दिया जाए। अगर रिसोर्स अवेलेबल होगा तो वो प्रोसेस को एलोकेट कर दिया जाएगा, अगर अवेलेबल नहीं होगा तो फिर प्रोसेस क्या करेगा? वेट करेगा। जब रिसोर्स प्रोसेस को एलोकेट कर दिया जाएगा तो प्रोसेस उसको यूज करेगा। जो यूसेज है ये कोई फाइनाइट टाइम का यूसेज होता है कि कुछ देर के लिए उसको इस्तेमाल करेगा, और जब वो यूज कर लेगा तो वो प्रोसेस उस रिसोर्स को रिलीज कर देगा या फ्री कर देगा। फ्री करने का मतलब है कि वो रिसोर्स दोबारा ऑपरेटिंग सिस्टम के कंट्रोल में चला जाएगा और उसके बाद अगर कोई और प्रोसेस उस रिसोर्स की डिमांड कर रहा है तो वो उसको एलोकेट कर दिया जाएगा। तो इन दिस वे जो है वो हमारे पास जो है वो प्रोसेसेस के जो रिसोर्सेज हैं वो एग्जीक्यूट होते हैं। चढ़ाओ मार लो मेरे नाल जेड़े ते लगणगे मैं गड़क लावां। अच्छा जी, डेडलॉक के लिए एक डायग्राम हम बनाते हैं। एक मिनट, ये ओए पर हाथ को ठेके दे ए हाफ ने ले लीजिए। जुल्करनैन आप माइक ऑफ कर दो प्लीज। ये जी माइक आप लोग म्यूट कर दें, आप इसकी डिस्कशन जो है वो या बैकग्राउंड डिस्कशन जो है उससे अवॉइड करें। मैं यहाँ पे एक व्हाइट बोर्ड पे ड्राइंग ड्रॉ कर रहा हूँ, तो इससे हमें डेडलॉक को समझने में आसानी मिलेगी। इकरम दा ए असु बैल ठेके ते ले इकरम कोलों किन्नी है जेडी जगह बच है ਆਪਾਂ ਕੋ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਲੀ ਲਈ ਸੀ ਪਹਿਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਜਲੀ ਗਈ ਡੀਐਸ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 10 20 ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ 10-15 ਦਾ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਸਾਲ ਦਾ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਖਰਾਬ ਹੀ ਮਲ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ लावांगे आप सीधा। सर काइंडली आप म्यूट कर दें सबको। रात लानी है सवेरे जल्दी बना दे। एक मिनट यहाँ से 7 बजे टाइम ऑप्शन किधर है हमारी? नहीं है, ये मीटिंग है। इसमें म्यूट ऑप्शन किधर होती है बच्चों? एक मिनट है, ये इसको बंद करें। वही ना ਉੱਥੇ ਵਾ ਇਹ ਕਿੱਥਾ ਲੱਭਣੀ सर पार्टिसिपेंट की लिस्ट ओपन करेंगे उसमें होगी। अगले सोच लो ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਸਦਾ ਮੋਟੀ ਮੋਟੀ ਖਾਵਾ ਨਾ ਸਤਾ ਲੈ 9 ठीक है जी, अब हम वापस जाते हैं अपने बोर्ड पे। आगे हमारा बोर्ड, इसको उप्स, ये ज्यादा आगे चला गया।
ये डायग्राम समझ आ रही है? थोड़ी सी इसकी सूरत हाल ऐसी ही है, नाजुक सी। जी सर समझ आ रही है। अच्छा, इसमें ये है कि जी ये P1 और P2 ये दो हमारे प्रोसेसेस हैं, ठीक है। एक P1 प्रोसेस है हमारे पास और एक हमारे पास P2 प्रोसेस है। ये दो हमारे रिसोर्स हैं R1 और R2। डेडलॉक की जो डायग्राम्स हैं आगे से बुक में भी आएगी, वो इसी तरह की बनी हुई होती है। अच्छा, ये एरोस क्या शो कर रहे हैं? इस प्रोसेस P1 को दोनों रिसोर्स चाहिए, R1 भी चाहिए और R2 भी चाहिए। इसी तरीके से प्रोसेस P2 को भी दोनों रिसोर्सेज चाहिए, R1 भी चाहिए और R2 चाहिए। सिस्टम में R1 टाइप का भी एक ही रिसोर्स है या एक ही इंस्टेंस है और R2 टाइप का भी एक ही रिसोर्स। अब सिचुएशन ये है कि R2 जो है वो P1 को दे दिया गया। ये जो एरो है ये रिसोर्स से प्रोसेस की तरफ है, तो इसका मतलब है ये रिसोर्स, दिस रिसोर्स हैज बीन एलोकेटेड टू दिस प्रोसेस, ठीक है। और ये जो R1 है इट हैज बीन एलोकेटेड टू P2, ठीक है। ये इसको एलोकेट कर दिया गया। Okay. अब P1 को दोनों चाहिए थे, R1 और R1 की जो है वो रिक्वेस्ट कर रहा है। ये जो एरो प्रोसेस से रिसोर्स की तरफ जा रहा है, ये बता रहा है कि हम P1 जो है इट इज वेटिंग फॉर R1 और इट इज रिक्वेस्टिंग फॉर R1। हमने कहा कि जी P1 को दोनों चाहिए, R1 R2, तो लिहाजा R2 एलोकेट हो गया है जबकि R1 की वो रिक्वेस्ट कर रहा है। सिमिलरली P2 को दोनों चाहिए थे, उसमें से R1 उसको एलोकेट हो गया है, वो R2 की रिक्वेस्ट कर रहा है। अब इस सूरत में हाल में क्या P1 अपनी जॉब कंप्लीट करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसको दोनों चाहिए थे, उसमें एक मिला है और एक का वो वेट कर रहा है। और P2 क्या अपनी जॉब कंप्लीट करेगा? वो भी नहीं करेगा क्योंकि उसको भी दोनों में से एक मिला है और एक का वो वेट कर रहा है। क्या P1 को R1 मिल जाएगा? इस वक्त R1 अवेलेबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि R1 तो एलोकेट हो गया है P2 को। और क्या P2 को R2 मिल जाएगा? वो भी नहीं मिलेगा, इसलिए कि R2 जो है वो ऑलरेडी दे दिया गया है P1 को। तो सिस्टम में ना R1 अवेलेबल है, ना R2 अवेलेबल है, ना P1 को उसके रिक्वायर्ड रिसोर्सेज मिले हैं, ना P2 को उसके रिक्वायर्ड रिसोर्सेज मिले हैं। लिहाजा P1 वेट कर रहा है किसका? R1 का, और वो कब मिलेगा? जब P2 कंप्लीट होगा। तो बेसिकली P1 वेट कर रहा है P2 का, P2 के कंप्लीशन का, और P2 वेट कर रहा है R2 की अवेलेबिलिटी का, जबकि R2 अवेलेबल है P1 के पास। तो इसका मतलब P2 जो है वो वेट कर रहा है किसका? P1 का, या P1 की completion का। तो अब P1 P2 का वेट कर रहा है कि कंप्लीट हो तो मैं कंप्लीट हूँ, और जबकि P2 वेट कर रहा है मैं कंप्लीट हूँ। लिहाजा ये जो सिचुएशन है, दिस इज व्हाट वी कॉल अ डेडलॉक सिचुएशन, ठीक है। तो जो डेडलॉक होता है ऑपरेटिंग सिस्टम में, वो हमेशा प्रोसेस और रिसोर्सेज की वजह से बनता है कि प्रोसेस को उसके रिक्वायर्ड रिसोर्सेज कंप्लीट नहीं मिलते, वो वेटिंग में चला जाता है, और सिचुएशन ऐसी बनती है कि हम उसको दे भी नहीं सकते। तो फिर हम कह देते हैं कि वो जो प्रोसेस जो कंप्लीट नहीं हो रहा है वो किसका शिकार हो गए? वो डेडलॉक का शिकार हो गए। दिस इज नॉट नेसेसरी कि तमाम जो प्रोसेसेस हैं वो सब डेडलॉक का शिकार होंगे। हो सकता है सिस्टम में 5-6 प्रोसेस हैं, उनमें से 1, 2 या 3 जो है वो डेडलॉक का शिकार हैं, बाकी जो हैं वो डेडलॉक का शिकार नहीं है, वो उनके रिक्वायर्ड रिसोर्स मिल रहे हैं, तो वो अपनी एग्जीक्यूशन जो है वो कंप्लीट कर रहे हैं। तो सिस्टम में अगर एक प्रोसेस भी डेडलॉक का शिकार होगा तो हम कह देंगे कि सिस्टम में डेडलॉक एग्जिस्ट करता है। ये डायग्राम क्लियर हो गई आप लोगों को? सर ये नंबर ऑफ प्रोसेस रिसोर्सेज के बराबर ही होंगे या नहीं, ये जरूरी नहीं, ये भी हो सकता था कि सपोज करें जी एक और हम ऐड कर देते हैं यहाँ पे R3, ठीक है, और R3 जो था वो भी चाहिए था P1 को, और वो हमने उसको एलोकेट कर दिया, ठीक है। तो ये भी हो सकता था। इसी तरह से कोई नया प्रोसेस भी आ सकता था। तो प्रोसेस और रिसोर्सेज की तादाद तो कभी भी आपस में बराबर नहीं होती। वो तो हो सकता है बराबर हो किसी एक सिचुएशन में, लेकिन नंबर ऑफ प्रोसेस तो डिपेंड कर रहा है कि आपने कितने जॉब्स एंटर की हैं, और रिसोर्सेज इस बात पर डिपेंड कर रहे हैं कि आपके सिस्टम में कौन कौन सी इनपुट आउटपुट, तो उनकी कोई तादाद का कोई बराबर होना जरूरी नहीं है। क्लियर है जी? यस सर। अब हम वापस आते हैं, इसको क्लोज करें। अच्छा, तो डेडलॉक, अब हमने ये डिस्कस कर लिया कि डेडलॉक होता कब है? जब प्रोसेस को उसके रिक्वायर्ड रिसोर्सेज नहीं मिल रहे होते, एक बात। और डेडलॉक जो है वो एक प्रॉब्लम है, और ऑपरेटिंग सिस्टम कोशिश करता है कि वो इस डेडलॉक की सिचुएशन से बचे या इस डेडलॉक को अवॉइड कर सके। अच्छा, लास्ट टाइम हमने जब डिस्कस किया था सीमाफोर, तो उसमें हमने देखा था कि हमारे पास वो एक एक्वायर का और रिलीज का एक फंक्शन था। तो वो भी बेसिकली वो रिसोर्स के ऊपर चेक था। हमने कहा था कि जी काउंटिंग सीमाफोर में कि जी 3 है इनिशियली नंबर,
फिर वो 2 हो जाएगा, फिर वो 1 हो जाएगा, फिर वो 0 हो जाएगा। जब वो 0 हो जाता है तो फिर नेक्स्ट जो कोई डिमांड करता था उसको, तो वो उसको अवेलेबल नहीं होता था और वो एक इनफाइनाइट वेट लूप में फंस जाता था। तो वो भी बेसिकली हम डेडलॉक की डिस्कशन ही थी एक तरह से। अच्छा जी, डेडलॉक की 4 नेसेसरी कंडीशंस हैं, ये हमारी बुक में गिवन है, 4 नेसेसरी कंडीशंस फॉर द डेडलॉक। तो वो कहते हैं कि जब सर स्क्रीन सर शेयर नहीं हो रही, व्हाइट बोर्ड शो शेयर नहीं हो रही। एक मिनट सर, व्हाइट बोर्ड या एक मिनट अच्छा हाँ ठीक है। अब हो गई स्क्रीन? यस सर। ठीक है, तो ये 4 नेसेसरी कंडीशंस हैं डेडलॉक की। अ डेडलॉक सिचुएशन कैन अराइज इन द फॉलोइंग 4 कंडीशन होल्ड साइमल्टेनियसली इन अ सिस्टम। ये चारों कंडीशन साइमल्टेनियसली होनी चाहिए, ये चारों कंडीशन ट्रू होंगी तो हम कहेंगे कि सिस्टम में डेडलॉक है, अदरवाइज डेडलॉक नहीं है। पहली कंडीशन है म्यूचुअल एक्सक्लूजन। म्यूचुअल एक्सक्लूजन हमने डिस्कस की थी, क्या थी म्यूचुअल एक्सक्लूजन, कोई बताएगा? किसी को याद है म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या थी? सर जब सेम टाइम पे प्रोसेस को एक्सेस कर रहे हो, मतलब कि दो रिसोर्सेज। सकता है कि म्यूचुअल जी इसका ये था कि अगर एक रिसोर्स अवेलेबल है तो सर जी वो एक वक्त में एक ही को दी जाएगी, दोनों को नहीं दी जाएगी, दोनों को नहीं दी जाएगी, एक ही को दी जाएगी एक टाइम पे। म्यूचुअल एक्सक्लूजन, म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब बेसिकली ये था कि अगर एक सिचुएशन एक कंडीशन है ट्रू तो फिर दूसरी कंडीशन क्या होगी, वो फॉल्स होगी। जैसे हमने कहा था जी कॉइन टॉस करें तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि हेड और टेल दोनों आ जाएं। या फिर हमने कहा था ट्रू हो या फॉल्स हो, या हमने कहा था कोई स्टूडेंट पास है किसी सब्जेक्ट में या फेल है, तो एक कंडीशन ट्रू होगी तो दूसरी ऑटोमेटिकली फॉल्स हो जाएगी। तो यहाँ म्यूचुअल एक्सक्लूजन से क्या मुराद है? यहाँ म्यूचुअल एक्सक्लूजन से मुराद ये है कि व्हेन वन रिसोर्स हैज बीन गिवन टू अ प्रोसेस, then only that process can use the resource and no other process can use the resource at that time। ठीक है, जैसे अभी हमने डायग्राम में बनाई, हमने कहा जी R1 जो है वो हमने P1 को एलोकेट कर दिया, तो अब जब तक R1 P1 के पास है तो R1 को कोई और प्रोसेस P1 के अलावा P2 P3 या P4 वो R1 को यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन। और इसको हम कहते हैं कि ये जो हमारा रिसोर्स है, इसका मतलब है ये हमारा डेडिकेटेड रिसोर्स है। डेडिकेटेड रिसोर्स ऐसा रिसोर्स होता है जिसको एट ए टाइम सिर्फ एक ही प्रोसेस जो है वो इस्तेमाल करता है, मोर देन वन प्रोसेसेस उसको इस्तेमाल नहीं करते। रिसोर्स की 2 टाइप्स होती हैं, एक होता है डेडिकेटेड रिसोर्स, एक होता है शेयर्ड रिसोर्स। तो डेडिकेटेड रिसोर्स वो है जिसको एट ए टाइम एक ही प्रोसेस इस्तेमाल करेगा, और शेयर्ड रिसोर्स ऐसे होते हैं जिसको मोर देन वन प्रोसेस जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको एग्जांपल दे सकते हैं डेडिकेटेड रिसोर्स की और शेयर्ड रिसोर्स की ऑपरेटिंग कंप्यूटर सिस्टम में से? जी सर, प्रिंटर की जो एग्जांपल है वो शेयर्ड इसमें सॉरी डेडिकेटेड रिसोर्स में आएगी ना। अच्छा, क्योंकि एक कंप्यूटर ने अगर कमांड दे दी तो शेयर्ड की एग्जांपल बताएं सर। मेमोरी जो शेयर कर रहे होते हैं सिस्टम, हाँ, जो रैम है वो हमारे पास, या हार्ड डिस्क है, या जो मेमोरी है वो हमारी क्या है, शेयर्ड रिसोर्स है, क्योंकि एट ए टाइम मोर देन प्रोसेसेस जो है उस मेमोरी का पार्ट होते हैं, या उस मेमोरी को यूज कर रहे होते हैं, या मेमोरी में रिजाइड कर रहे होते हैं। जबकि सीपीयू जो है, प्रिंटर जो है, ये हमारे क्या है, डेडिकेटेड रिसोर्सेज हैं। ये एट ए टाइम किसी एक जॉब को एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, मोर देन वन जॉब्स को एट ए टाइम एग्जीक्यूट नहीं कर रहे होते। ठीक है, तो यहाँ म्यूचुअल एक्सक्लूजन की कंडीशन कब होगी, जब हमारे रिसोर्स की टाइप क्या होगी, डेडिकेटेड होगी। अच्छा, दूसरा है होल्ड एंड वेट। होल्ड एंड वेट अगेन उसी डायग्राम को रेफर करें तो हमने ये बनाया था कि P1 ने एक रिसोर्स होल्ड कर लिया था जो उसको एलोकेट हो गया था, एंड इट वाज वेटिंग फॉर द अनदर रिसोर्स। ठीक है, से P1 को R1 एलोकेट कर दिया गया था, तो P1 इज होल्डिंग द R1 एंड इट इज वेटिंग फॉर द R2। सिमिलरली P2 भी ऐसे ही कर रहा था कि एक रिसोर्स को होल्ड किया हुआ है, एक रिसोर्स को वेट किया हुआ है। तो our process must be holding at least one resource and waiting to acquire additional resources that are currently being held by other processes। और वो जिनका वेट कर रहे हैं वो किसी और प्रोसेस के पास है, तो इसको हम कहते हैं हमारे पास क्या है, होल्ड एंड वेट सिचुएशन। कि आपको 4 चाहिए थे, उनमें से 2 मिल गए, 2 का वेट कर रहे हैं, 3 चाहिए थे, 2 मिल गए, 1 का वेट कर रहे हैं, एंड सो ऑन। तो आपको ना यानी सारे रिसोर्सेज अभी आपको नहीं मिले
और जो मिल गए हैं वो आप होल्ड करके रखते हैं, वो आप फ्री नहीं करते, ठीक है, जिसको हम कहते हैं ये होल्ड एंड वेट सिचुएशन है। थर्ड नंबर पे हमारे पास जी नो प्रीएम्पशन। हमने स्केजुलिंग में डिस्कस किया था प्रीएम्पशन और नॉन प्रीएम्पशन। यहाँ नॉन प्रीएम्पशन का मतलब ये होगा कि एक रिसोर्स एक प्रोसेस को एलोकेट कर दिया तो उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम डू नॉट हैज द कंट्रोल टू टेक बैक दैट रिसोर्स फ्रॉम द प्रोसेस until unless के प्रोसेस itself releases the resource। कि जब हमने R1 P1 को दे दिया तो उसके बाद OS के पास ये पावर नहीं है कि वो R1 को P1 से वापस ले सके। P1 जब कंप्लीट होगा तब वो R1 को फ्री करेगा और R1 जो है वो वापस OS के पास आ जाएगा। अगर रिसोर्स फिर दो तरह के हो जाते हैं, नॉन प्रीएम्प्टिव और प्रीएम्प्टिव। तो नॉन प्रीएम्प्टिव रिसोर्स में वो वापस नहीं आ सकते, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम वापस नहीं ले सकता, जबकि जो प्रीएम्प्टिव रिसोर्स हैं उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम के पास ये अथॉरिटी होती है कि वो एक रिसोर्स किसी प्रोसेस को दे और अभी वो प्रोसेस चल रहा है और वो ऑपरेटिंग सिस्टम उससे वो रिसोर्स वापस ले ले। अगेन एग्जांपल देंगे प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव रिसोर्सेज की? जी सर। क्या एग्जांपल है सर? ये बेसिकली जो हमारे पास प्रीएम्पशन होती है ये उसकी मतलब कोई इंटरप्शन, जैसे हम इंटरप्शन का वर्ड यूज करते हैं इसलिए इंटरप्ट कर देना। नहीं तो मैं जब बात की ना सीपीयू और मेमोरी की कि एक डेडिकेटेड है और एक शेयर्ड है, इस तरह मैं पूछ रहा हूँ कि कंप्यूटर सिस्टम में कौन से रिसोर्सेज प्रीएम्प्टिव हैं और कौन से नॉन प्रीएम्प्टिव होते हैं? सर डिटेक्टिव की जब हमने बात की, डेडिकेटिव सॉरी, तो वो हमारे पास नॉन प्रीएम्प्टिव हो गए। नहीं, डेडिकेटेड का प्रीएम्पशन से ताल्लुक नहीं है, वो अलग चीज है। डेडिकेटेड है या शेयर्ड है ये एक अलग कैटेगरी है, और प्रीएम्प्टिव है या नॉन प्रीएम्प्टिव है ये एक अलग कैटेगरी है। मैं एग्जांपल पूछ रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ मतलब कि सीपीयू है, मेमोरी है। अच्छा, हम सीपीयू यूज करते थे और हमने कहा था, हमने राउंड रॉबिन पढ़ी थी जिसमें हमने कहा था कि 2 सेकेंड या 3 सेकेंड के क्वांटम के बाद हम उससे सीपीयू क्या कर लेंगे, प्रोसेस वापस ले लेंगे प्रोसेसर। तो जो प्रोसेसर हुआ वो हमारा क्या हो गया, प्रीएम्प्टिव रिसोर्स है, प्रीएम्प्टिव हो गया सर। ठीक है, क्योंकि अभी वो प्रोसेस कंप्लीट तो नहीं हुआ था ना, जो उसका टाइम था 10 सेकंड, उसका सीपीयू बस 10 सेकंड का था, हमने उसे क्वांटम डिसाइड किया 3 सेकंड का, हमने 3 सेकंड के बाद उससे वापस ले लिया। तो इसका मतलब है हमने चूंकि ऑपरेटिंग सिस्टम ने वापस ले लिया तो लिहाजा ये हमारा प्रीएम्प्टिव रिसोर्स है। और नॉन प्रीएम्प्टिव क्या होगा, जब जैसे प्रिंटर है वो हमारा नॉन प्रीएम्प्टिव रिसोर्स है कि जब वो एक दफा प्रिंटिंग पे चला जाता है तो फिर हम उसको वापस नहीं लेते। अब आप ये कहेंगे कि सर हम जॉब को कैंसिल कर सकते हैं, वो जो जॉब कैंसिल कर रहा है वो फिर यूजर कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं कर रहा, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में या राउंड रॉबिन में यूजर नहीं उसको कह रहा होता कि 2 सेकंड के बाद वापस ले लो, वो ऑपरेटिंग सिस्टम खुद से वापस ले लेता है। तो हम बात यहाँ पे ओएस की कर रहे हैं कि ओएस अगर वापस ले लेगा तो वो प्रीएम्प्टिव हो जाएगा, और अगर नहीं लेगा तो फिर वो नॉन प्रीएम्प्टिव हो जाएगा। मेमोरी भी सर इसमें फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व जो हमारे पास स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम था उसका रेफरेंस भी दे सकते हैं? नहीं, स्केड्यूलिंग में प्रीएम्पशन नॉन प्रीएम्पशन अलग है, यहाँ डेडलॉक में रिसोर्स के हवाले से प्रीएम्पशन और नॉन प्रीएम्पशन अलग चीज है। तो टर्म सेम है, रिसोर्स है, कॉन्सेप्ट डिफरेंट है, डिफरेंट जगह पे, तो लिहाजा उसको आप मिक्स ना करें। सीपीयू भी सर एक रिसोर्स है और उसको भी प्रीएम्प्ट किया जा सकता है, ये प्रीएम्प्टिव रिसोर्सेज में आता है। सीपीयू रिसोर्स है और सीपीयू हमारा प्रीएम्प्टिव रिसोर्स है। जी जी, क्योंकि हम कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में क्या करते हैं, यही करते हैं ना कि एक प्रोसेस चल रहा होता है, उस चलते हुए प्रोसेस से सीपीयू वापस लेते हैं और किसी और को दे देते हैं, तो उसका मतलब है वो हमारा क्या हो गया, प्रीएम्प्टिव रिसोर्स हो गया। प्रिंटर जो है, अब मेमोरी भी आपका क्या है, प्रीएम्प्टिव रिसोर्स है। आप मेमोरी किसी, अभी हम आगे चल के पढ़ेंगे मेमोरी, तो हम देखेंगे कि एक सिस्टम के को मेमोरी एलोकेट की है एक प्रोसेस को, फिर हम उससे वापस ले लेंगे, किसी और को एलोकेट कर देंगे, तो इसका मतलब है मेमोरी भी हमारा क्या हो गया, प्रीएम्प्टिव रिसोर्स हो गया। लेकिन जैसे आपका है आपकी स्क्रीन है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं नॉर्मली, ये आपकी क्या है, नॉन प्रीएम्प्टिव रिसोर्स हैं। जब एक को एलोकेट कर दी, जब वो कंप्लीट होगा तो हम कहेंगे कि वो फ्री करेगा, अदरवाइज वो उसको कंटिन्यूअसली यूज करेगा, ओएस उसको दरमियान में इंटरप्ट नहीं करता। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है फिर हमारे पास सर्कुलर वेट। अच्छा, सर्कुलर वेट का मतलब ये होता है कि ये लास्ट डायग्राम थी तो इसमें अगर आप गौर से देखते तो एक हमारे पास साइकिल बन रहा था। सर्कुलर वेट का मतलब ये होता है कि बेसिकली ग्राफ होता है और ग्राफ के अंदर साइकिल बनता है। साइकिल कैसे बनता है कि अगर आप किसी एक नोड से स्टार्ट करते हैं और दोबारा उसी नोड पर पहुंच जाते हैं एरोस को फॉलो करते हुए, ठीक है। तो ये डायग्राम जो अभी हमने बनाई थी उसमें हमने देखा था कि वो एग्जिस्ट कर रही होगी हमारी डायग्राम, एक मिनट, हाँ डायग्राम एग्जिस्ट करती है हमारी। तो आप यहाँ पे देखें, ये विजिबल है आपको डायग्राम? जी सर, विजिबल है तो
अगर आप इसकी बात करें, हम बात कर रहे हैं इसकी सर्कुलर वेट की। अगर हम आर से P1 से स्टार्ट करते हैं और एरो को फॉलो करते हुए हम पहले P1 पे हैं, फिर P1 से फिर हम नेक्स्ट मूव कर जाते हैं R1 पे, फिर R1 से हम मूव कर जाते हैं P2 पे और फिर R2 पे और फिर दोबारा हम वापस P1 पे आ जाते हैं, तो वी मेक अ सर्कल। ठीक है, हमने एक साइकिल बना लिया या सर्कल बना दिया। बेसिकली ये जो डायग्राम है ये ग्राफ की डायग्राम है, और ग्राफ की डायग्राम में अगर आप, और ये नोड्स हैं हमारे, तो इसमें अगर आप एक नोड से स्टार्ट करते हैं और एरो को फॉलो करके कुछ नोड्स को विजिट करके दोबारा वापस इस पर आ जाते हैं, तो ये हमारा क्या कहलाता है? साइक्लिक ग्राफ कहलाता है, या ये हमारा सर्कल बनता है। तो जब भी डेडलॉक होगा तो उसमें इस तरह का एक सर्कुलर वेट बनेगा। जो प्रोसेस और रिसोर्स की डायग्राम है एलोकेशन और वेटिंग की, उसको एरोस के थ्रू, तो उसमें एक सर्कुलर वेट बनेगा। अगर हम R3 के हवाले से बात करें तो यहाँ सर्कुलर वेट नहीं बन रहा, क्योंकि आप यहाँ से जाते हैं वापस आते हैं, तो वापस आने के लिए आपको उसी रूट को फॉलो करना पड़ता है, तो वो हमारे पास सर्कुलर नहीं होगा। साइकिल या सर्कुलर साइकिल बनने के लिए जरूरी है कि आपका रूट जो है वो डिफरेंट हो, या आप जिस एरो से गए उस एरो को फॉलो ना करें बल्कि दूसरे एरो से वापस आएँ, तो फिर हम कहेंगे कि साइकिल है। अगर आप उसी एरो से वापस आ रहे हैं तो फिर वो साइकिल नहीं होता। तो इसका मतलब है कि जब भी डेडलॉक होगा तो हमारे पास कहीं ना कहीं उसमें सर्कुलर वेट भी मौजूद होगा। उसको हम कहते हैं कि हमारे पास वो सर्कुलर वेट है। तो वो यही कहता है कि हमारे पास एक सेट है प्रोसेसेस का P0 से Pn तक। वेटिंग प्रोसेसेस मस्ट एग्जिस्ट such that P0 is waiting for a resource held by P1, P1 is waiting for a resource by P2 and so on n-1। तो इस तरीके से जो है हमारे पास एक सर्कुलर वेट एग्जिस्ट करेगा। तो ये चार हमारी नेसेसरी कंडीशन है डेडलॉक के लिए, ये चारों का साइमल्टेनियसली ट्रू होना जरूरी है, तो हम कहेंगे कि सिस्टम में डेडलॉक है, अदरवाइज डेडलॉक नहीं है। ठीक है, ये जो डायग्राम हमने बनाई थी ये इसको हम कहते हैं रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। जो भी हम देख रहे थे ये हमारा क्या है? रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। यहाँ पे भी इन्होंने ये रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ बना रखा है। ये सर्कल में P1, 2, 3 ये हमारे प्रोसेसेस हैं, और ये जो बॉक्सेस में R1, R3 हैं ये हमारे रिसोर्सेज हैं। अच्छा, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि R2 में 2 डॉट्स हैं, तो वो ये बेसिकली बता रहा है कि ये R1, 2, 3 और 4 ये 4 टाइप के रिसोर्सेज हैं। अच्छा, कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो कि उसका एक ही हमारे पास जो है ना इंस्टेंस होता है, इंस्टेंस मतलब ऑब्जेक्ट होता है, जबकि कुछ रिसोर्स होते हैं जो मोर देन वन होते हैं। फॉर एग्जांपल यूएसबी पोर्ट है, हो सकता है आपके सिस्टम में 3 यूएसबी पोर्ट हैं। कोर है, अगर आपका ड्यूल कोर सिस्टम है तो इसका मतलब है कोर एक रिसोर्स है और उसकी 2 आपके पास इंस्टेंसेस मौजूद हैं। यूएसबी पोर्ट 3 मौजूद हैं, स्क्रीन एक ही मौजूद है, मेमोरी एक ही मौजूद है, तो हम उसको फिर डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये चीज क्लियर है? नहीं सर, ये दोबारा समझा देगा एक दफा जी सर प्लीज रिपीट कर दें एक दफा। दोबारा बता दें सर एक दफा। सर रिपीट कर दें इसे सर। देखिए, आपके पास सिस्टम में डिफरेंट टाइप के रिसोर्सेज हैं। यहाँ पे अब सीपीयू एक रिसोर्स हो गया, जा रही है उसके सॉल्यूशन को, वो R1 हो गया। स्क्रीन एक रिसोर्स है, वो R2 बन गया। यूएसबी पोर्ट है, वो R3 हो गया। प्रिंटर है, R4 हो गया। ठीक है, अब हो सकता है आपके सिस्टम है सिंगल कोर सिस्टम, ठीक है, सिंगल प्रोसेसर सिस्टम, तो इसका मतलब है जो R1 रिसोर्स है उसका एक ही इंस्टेंस मौजूद है, यानी एक ही उसका ऑब्जेक्ट मौजूद है, तो उसके लिए हम एक डॉट बनाएंगे, R1 के अंदर एक डॉट बनाएंगे। अगर आपके पास सिस्टम में 2 कोर होती हैं या ड्यूल कोर सिस्टम है, इसका मतलब है 2 कोर्स अवेलेबल हैं, 2 कोर जो है वो अलग अलग रिसोर्स के तौर पे काम कर रही हैं, लेकिन है दोनों R2 टाइप की, तो फिर हम R2 के अंदर 2 डॉट बना देंगे। इसी तरह अगर R4 हमारा जो है वो यूएसबी पोर्ट है और सिस्टम में 3 यूएसबी पोर्ट हैं, तो हम 3 डॉट बना देंगे। अगर R3 जो है वो प्रिंटर है हमारा और एक ही प्रिंटर अवेलेबल अटैच है, तो फिर हम उसके अंदर एक डॉट बनाएंगे। अभी एक कॉन्सेप्ट क्लियर है? यस सर, क्वांटिटी के हिसाब से डॉट लगेंगे। क्या कह रहे हो, दोबारा बोलो बच्चे। सर मींस क्वांटिटी के हिसाब से डॉट लगेंगे। क्वांटिटी के हिसाब से, यहाँ पे क्वांटिटी नहीं कह रहे, हम उसको कह रहे हैं नंबर ऑफ इंस्टेंसेस, ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, जितनी भी हैं, तो उसके हम डॉट बनाएंगे। तो यहाँ पे इस डायग्राम को वो कह रहा है ये रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ है। अब इस डायग्राम से हमें ये पता चल रहा है कि R2 टाइप के 2 रिसोर्सेज हैं, यानी 2 इंस्टेंस हैं, R2 टाइप के 2 इंस्टेंस हैं। इनमें से एक किसको दे दिया हमने? P1 को, और एक हमने दे दिया P2। अब 2 थे ना, इसलिए हम 2 एलोकेशन कर दिए। इसी तरीके से R1 टाइप का एक ही था, वो हमने किसको दे दिया? वो P2 को दे दिया। अब P1 भी R1 की रिक्वेस्ट कर रहा है, लेकिन अब चूंकि R1 अवेलेबल नहीं है क्योंकि एक ही था और वो एलोकेट हो गया, तो लिहाजा P1 जो है वो वेट कर रहा है किसका? R1 का वेट कर रहा है।
यहाँ पे देख रहे हैं कि P2 को एक R2 मिल गया, एक R1 मिल गया। अब P2 जो है वो वेट कर रहा है किसका? R3 का, जबकि R3 किसको एलोकेट कर दिया है? P3 को। R4 भी एक रिसोर्स है, उसके 3 इंस्टेंस है, लेकिन इस वक्त तीनों प्रोसेसेस में से किसी को भी वो R3 R4 नहीं चाहिए, लिहाजा कोई एरो इस तरफ नहीं बन रहा। तो इस डायग्राम को हम कहते हैं रिसोर्स एलोकेशन डायग्राम। जो अभी हमने पहले बनाया था व्हाइट बोर्ड पे, वो भी हमारा क्या था? रिसोर्स एलोकेशन डायग्राम, जिसमें प्रोसेसेस और रिसोर्सेज होते हैं, और फिर प्रोसेस की रिसोर्स की प्रोसेस को एलोकेशन, और प्रोसेस का रिसोर्स के लिए वेट, वो हम एरो की शक्ल में ड्रॉ करते हैं। तो और इस डायग्राम को हम कहते हैं कि ये हमारी क्या है? रिसोर्स एलोकेशन डायग्राम है बेसिकली। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? देखिए यहाँ पे उसने बता रखा है रिसोर्स इंस्टेंसेस, 1 instance of R1, 2 instances of R2, 1 instance of R3, 3 instances of R4। और उसके बाद हमारे पास प्रोसेसेस हैं कि P1 is holding the resource and is waiting for another resource and so and so। तो ये सारी डिस्कशन यहाँ पे मौजूद है। अच्छा, यहाँ पे अब एक डायग्राम देखें 7.2 रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ विद अ डेडलॉक। अब इसमें हम देखते हैं कि जी R2 दो टाइप के थे, एक P1 को दे दिया, एक P2 को दे दिया। P1 वेट कर रहा है R1 का, R1 एलोकेट हो गया P2 को, अब P2 वेट कर रहा है R3 का, R3 एलोकेट हो गया P3 को, और P3 वेट कर रहा है किसका? R2 का। तो क्या ये डेडलॉक बन रहा है? तो डायग्राम अगर हमारे पास है और हम देखते हैं कि इसमें कोई साइकिल या सर्कल बन रहा है, तो फिर हम कह देंगे कि हाँ, ये डेडलॉक है। अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं R2 से, हम P1 पे गए, फिर वहाँ से हम R1 पर गए, R1 से हम P2 पे आए, और P2 से वापस R2 पर आ गए। तो ये एक साइकिल बन गया हमारा। ये 4 एजेस को फॉलो करके एक साइकिल है। एक और साइकिल भी बन रहा है हमारे पास, P1 R2, P1 R1, P2 R3, P3 एंड देन R2। तो इसका मतलब है ये दूसरा साइकिल बन गया। एक ये साइकिल है और एक हमारा ये साइकिल है। हो सकता है इससे ज़्यादा भी साइकिल एग्जिस्ट कर रहे हो। तो इसका मतलब है कि ये हमारा सिस्टम में डेडलॉक एग्जिस्ट कर रहा है, और ये तीनों प्रोसेसेस P1, P2 और P3 अभी कंप्लीट नहीं हो रहे, क्योंकि सब किसी ना किसी रिसोर्स का वेट कर रही है। ये क्लियर है डायग्राम? जी सर। अच्छा, तो नेक्स्ट हमारे पास है कि जी अब डेडलॉक को हैंडल कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास जो है वो मतलब 4 हमारे पास टेक्निक्स होती हैं। एक हमारे पास कहलाती है डेडलॉक प्रिवेंशन, एक हमारे पास कहलाती है डेडलॉक अवॉइडेंस, और फिर आखिरी 2 जो हैं वो डेडलॉक डिटेक्शन और डेडलॉक रिकवरी। तो ये क्या है, इसको हम डिस्कस करते हैं प्रिवेंशन को, कि डेडलॉक प्रिवेंशन का क्या मतलब होता है? प्रिवेंट करना किसी चीज को, बचाना, तहफ्फुज करना, बचाना, रोकना किसी चीज को। तो डेडलॉक प्रिवेंशन यानी डेडलॉक से बचना हमने। तो डेडलॉक प्रिवेंशन में वो ये कहता है कि हमारे पास इसमें डेडलॉक जब प्रिवेंशन अप्लाई करते हैं तो डेडलॉक के चांसेस 0 हो जाते हैं। ठीक है, यानी जब डेडलॉक प्रिवेंशन अब हम अप्लाई करेंगे तो फिर डेडलॉक होगा ही नहीं सिस्टम के अंदर। तो अच्छी बात है कि डेडलॉक नहीं होगा, लेकिन इसका दूसरा ड्रॉबैक ये है कि इससे सिस्टम की जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो हमारी डाउन हो जाती है। अच्छा, अब ये प्रिवेंशन कैसे की जाती है? प्रिवेंशन करने के लिए हमारे पास जो 4 कंडीशंस थी जो हमने ऊपर पढ़ी थी, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, नो प्रीएम्पशन और हमारा सर्कुलर वेट। तो वो ये कहता है कि इन 4 में से पहली कंडीशन को छोड़ के, इसको छोड़ के बाकी जो 3 कंडीशन है, होल्ड एंड वेट, सर्कुलर वेट और नॉन प्रीएम्पशन, इन तीनों में से किसी एक को आप क्या कर दें? डिनाई कर दें। मतलब इसको इन कंडीशन को ट्रू ना होने दें, इनको फॉल्स कर दें, इन तीनों में से किसी एक को। ठीक है। अच्छा, म्यूचुअल एक्सक्लूजन को फॉल्स नहीं कर सकते। उसको फॉल्स करने का मतलब ये था, हमने कहा था कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन कब होती है? जब रिसोर्सेज क्या है? डेडिकेटेड है। तो ये कहता है कि अगर इसको अगर हम फॉल्स करना चाहते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूजन को, तो उसका मतलब है कि हमें अपने सारे जो प्रोसेसेस हैं उनको रिसोर्सेज को क्या करना पड़ेगा? शेयर्ड रिसोर्स बनाना पड़ेगा। और हमने देखा कि कुछ रिसोर्सेज को हम शेयर्ड नहीं बना सकते, जैसे CPU है, तो क्योंकि वो एट ए टाइम एक ही कुछ रन करेगा, अगर उसको हमने शेयर्ड बनाया तो वो तो वर्किंग ही नहीं करेगा। तो लिहाजा म्यूचुअल एक्सक्लूजन की कंडीशन तो एग्जिस्ट करेगी।
बाकी जो 3 कंडीशन है उन तीनों में से किसी एक को अगर आप डिनाई कर दें या उसको फॉल्स कर दें तो फिर हम कह सकते हैं कि हमने क्या कर ली, डेडलॉक प्रिवेंशन कर ली। तो डेडलॉक प्रिवेंशन में जो 3 कंडीशन है उनमें से किसी एक को हम डिनाई करने की कोशिश करते हैं। तो होल्ड एंड वेट को जब हम डिनाई करते हैं तो उसको हम कहते हैं ऑल और नन, ठीक है, ऑल और नन। तो होल्ड एंड वेट क्या थी? होल्ड एंड वेट ये थी कि आपके पास जैसे हमने यहाँ पे डायग्राम है हमारे पास के ये है होल्ड एंड वेट कि जी P1 को 2 चाहिए थे, एक R1 और एक R2। R2 तो उसको मिल गया था, R1 के लिए वो वेट कर रहा था। तो जो उसको मिल गया उसको क्या कर रहा है, उसने होल्ड किया हुआ है और इसका वो वेट कर रहा है। तो इसको डिनाई करने का मतलब ये है कि ऑल और नन। अब होगा ये ऑल और नन में कि या तो उस प्रोसेस को उसके सारे रिसोर्सेज दो जितने भी उसे चाहिए, 2 चाहिए तो दोनों दे दो, 3 चाहिए तो तीनों दे दो, या उसको कोई भी रिसोर्स ना दो, ठीक है। तो होगा ये कि जब P1 रिक्वेस्ट करेगा कि जी मुझे 2 रिसोर्सेज चाहिए, R1 और R2 चाहिए, और सिस्टम चेक करेगा कि जनाब R1 तो अवेलेबल नहीं है, R2 अवेलेबल है, तो ऑल और नन में क्या करेंगे कि उसको R2 भी नहीं देंगे, ठीक है। जब आपने P1 को R2, अच्छा R2 क्यों नहीं दे रहे, क्योंकि R1 अवेलेबल नहीं है। तो वो ये कहते हैं कि R2 के देने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि प्रोसेस कंप्लीट तो होगा नहीं, वो तो वेट कर रहा है R1 का। तो लिहाजा ये अगर दे देंगे तो ये रिसोर्स भी हमारा ज़ाया हो जाएगा। लिहाजा जब इसको R1 R2 दोनों मिलेंगे तो दोनों इसको देंगे ताकि वो अपना प्रोसेस जो है वो अपनी जॉब कंप्लीट करे और एग्जीक्यूट हो जाए। तो यहाँ पे फिर होगा कि R1 तो उसको R1 का भी वो वेट करेगा और R2 भी उसको एलोकेट नहीं करेंगे। तो जब एलोकेट नहीं करेंगे तो ये जो एरो है बेसिकली हमारा, ये एरो हमारा खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब ये तो एलोकेशन के लिए था ना। जब आपने एलोकेट ही नहीं किया तो इसका मतलब है ये एरो एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अच्छा, जब ये एरो एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो आगे चल के आप देखें कि P3 जो है उसको R3 मिल गया, वो वेट किसका कर रहा था, R2 का। लेकिन R2 एक 1 को दे दिया था, 2 को दे दिया था, तो इसलिए R2 अवेलेबल था ही नहीं। लेकिन जब आपने R2 P1 को नहीं दिया तो इसका मतलब है कि एक R2 अवेलेबल है, और जब P3 इसको डिमांड करेगा तो ये हम इसको दे देंगे। जैसे इस प्रोसेस को दोनों रिसोर्स मिलेंगे, इसको 2 ही चाहिए थे ना, R3 और R2। R3 तो ऑलरेडी मिला हुआ है, जैसे इसको R2 भी मिलेगा थोड़ी देर बाद ये क्या हो जाएगा, कंप्लीट। जब ये कंप्लीट होगा ये सिस्टम में से आउट हो जाएगा। जब ये आउट हो जाएगा तो ये प्रोसेस रिसोर्सेज को क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। तो ये R2 को भी रिलीज कर देगा और R3 को भी रिलीज करेगा। जैसे ही R3 रिलीज होगा तो P2 इसका वेट कर रहा है, किसका, R3 का। तो लिहाजा वो R3 फिर P2 को मिल जाएगा। अब P2 का जो वेट है वो खत्म हो गया क्योंकि उसको R1 R2 ऑलरेडी मिले हुए थे, वो वेट सिर्फ R3 का कर रहा था, अब उसे वो भी मिल गया। तो थोड़ी देर बाद P2 भी कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही P2 कंप्लीट होगा R1 फ्री हो जाएगा, और अब P1 के दोनों अवेलेबल हैं, R1 भी और R2 भी, तो वो उसको दोनों एलोकेट किए जाएंगे और फिर P1 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो दिस इज व्हाट वी कॉल ऑल और नन कंडीशन। ये पॉइंट क्लियर है आप लोगों को? जी सर, इसमें ना छोटा सा क्वेश्चन है। यस सर। पीछे सर, इसमें हमने जो आपने रिसोर्स 1 ऊपर पीछे वाली डायग्राम ना है सर। एक मिनट जी, अब पूछें सर। इसमें मैं ये पूछ रहा था कि R2 का जो हमने एक इंस्टेंस P1 से वापस लिया है, तो हमने P1 से लिया, किसी और से भी ले सकते हैं? नहीं, हमने ये नहीं कहा कि हमने वापस लिया है, हमने R2 को P1 को दिया ही नहीं, ठीक है ना। देखें सिचुएशन ऐसी है कि आप एक शॉप पे जाते हैं, हम किसी और सुने एग्जांपल सुन, जैसे P2 एक एग्जांपल सुनने फिर आपको क्लियर होगा। आप किसी शॉप पे जाते हैं, सपोज करें आपने 3 मेडिसिन लेनी है, ठीक है, एक टैबलेट है, एक इंजेक्शन है, एक सिरप है। अब आप जाते हैं तो वो ये कहते हैं जी टैबलेट है, इंजेक्शन सिरप नहीं है, या टैबलेट और इंजेक्शन है, सिरप नहीं है। तो अभी तक ये था कि आपको जो मिल रहा था आप ले लेते थे और अगले का आप वेट कर देते। अब इस सूरत में आपका रूल ये है कि आपने जाके मेडिसिन लानी है और तीनों मेडिसिन मिलेंगी तो लेंगे वरना नहीं लेंगे, ठीक है। तो अगर वो कहता है कि जी 2 हैं और 1 नहीं है तो आप वो 2 भी नहीं लेंगे। तो इस केस में क्या था कि P1 ने रिक्वेस्ट की किसकी, R1 की और R2 की। ना R1 अवेलेबल था, R1 अवेलेबल था नहीं, R2 अवेलेबल था, लेकिन चूंकि R1 अवेलेबल नहीं था, P1 की जो उसको सारे रिसोर्सेज नहीं मिलने थे, तो लिहाजा उसको R2 भी नहीं दिया गया, और ये जो एरो है ये हमारा खत्म हो जाएगा। तो नतीजा ये होगा कि अब सिस्टम में R2 एक एग्जिस्ट कर रहा होगा,
और P3 अगर R2 की डिमांड करेगा तो ये R2 का एक रिसोर्स P3 को मिल जाएगा, उसके बाद सारे प्रोसेस जो है वो 1 बाय 1 कंप्लीट हो जाएंगे। क्लियर है ये पॉइंट? जी सर। ठीक है, अच्छा अब मगरिब की अज़ानें हो गई हैं, इसको हम जल्दी जल्दी कंक्लूड करते हैं। तो ये डेडलॉक प्रिवेंशन की पहली थी कि इसको हम कहते हैं डिनाइंग द होल्ड एंड वेट सिचुएशन, या होल्ड एंड वेट के बजाय बनाएंगे ऑल और नन, कि या तो सारे रिसोर्सेज दो या उसको कोई भी रिसोर्स ना दो। तो इसलिए हम कह रहे हैं ऑल दे दो, सारे रिसोर्स दे दो, या नन कोई भी रिसोर्स ना दो। 4 चाहिए तो चारों अवेलेबल हैं तो चारों दो, वरना अगर 4 में से 3 अवेलेबल हैं और एक अवेलेबल नहीं है तो उसको तीनों में से कोई भी ना दो, 0 दो। जब उसको चारों मिल जाएंगे, चारों अवेलेबल होंगे, फिर चारों उसको दे देना। तो उसमें फिर होता क्या है, इसका ड्रॉबैक क्या है? इसका ड्रॉबैक ये है कि रिसोर्स को बार बार प्रोसेस को का जो वेटिंग टाइम है वो बढ़ जाता है, क्योंकि बार दफा ऐसा होता है कि एक प्रोसेस को रिसोर्स 3 चाहिए, लेकिन इनिशियली एक रिसोर्स चाहिए, कुछ टाइम के बाद दूसरा, और फिर कुछ टाइम के बाद तीसरा रिसोर्स चाहिए। तो अगर उसको तीनों ही नहीं रिसोर्स मिलेंगे तो वो अपना काम बिल्कुल भी नहीं करेगा। लेकिन अगर उसको 2 रिसोर्स मिल जाएंगे तो हो सकता है वो अपना 20% 50% काम जो है वो क्या कर ले, कंप्लीट कर ले। तो लेकिन अब आपने चूंकि उसे कोई भी रिसोर्स नहीं दिया, तो लिहाजा वो बिल्कुल भी एग्जीक्यूशन नहीं करेगा और बल्कि वो रुका रहेगा। तो लिहाजा जो इसमें जो सिस्टम जो हम कहते हैं कि एफिशिएंसी है हमारी, वो थोड़ी डाउन हो जाती है। डेडलॉक प्रिवेंशन का ओवरऑल डिसएडवांटेज भी यही है कि चूंकि ये स्ट्रिक्ट पॉलिसी है तो इसकी वजह से डेडलॉक तो खत्म हो जाता है, सिस्टम में 0 चांसेस हो जाते हैं, लेकिन फिर उसका इम्पैक्ट जो है वो हमारे सिस्टम के ओवरऑल परफॉर्मेंस पे आता है। तो इसलिए हम ये प्रिवेंशन अप्लाई नहीं करते हैं, हम अवॉइडेंस अप्लाई करते हैं। अच्छा जी, दूसरे है हमारे पास कंडीशन जी, नो प्रियम्पशन। अब नो प्रियम्पशन को आप निगेट करेंगे तो क्या बन जाएगा? नो प्रियम्पशन, यानी नो डिनाइंग द नो प्रियम्पशन, तो वो बेसिकली बन जाएगा प्रियम्पशन। ठीक है, तो हमने कहा था ना प्रियम्पशन है, नॉन प्रियम्पटिव है, तो वो ये कहता है कि सारे प्रोसेसेस को, रिसोर्सेज को प्रियम्पटिव रिसोर्स बना दो। मतलब ये है कि हर रिसोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के पास ये अथॉरिटी हो कि वो किसी भी रिसोर्स को किसी भी प्रोसेस से कभी भी वापस ले ले और किसी और को एलोकेट कर दे उठा के। तो उसमें हम कह देंगे कि जी सारे रिसोर्सेज क्या हो गए, हमारे प्रीएम्प्टिव रिसोर्सेज बन गए। इसका फिर एक ड्रॉबैक है। इसका ड्रॉबैक ये है कि जैसे आपका प्रिंटर है और इस तरह की जो आईओ डिवाइसेस हैं, इसकी जो एलोकेशन है वो, चूंकि डिवाइस स्लो होती है तो इसके एलोकेशन वगैरह में हमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है। अगर आप इसकी प्रीएम्पशन शुरू कर देंगे, यानी बार बार प्रिंटर एक डिवाइस से लें, दूसरे को, एक प्रोसेस से लें, दूसरे को दें, फिर तीसरे को दें, फिर पहले को दें, फिर दूसरे को दें, तो ओवरऑल जो हमारा डिले टाइम है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है और उससे अगेन सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है वो क्या हो जाती है, उसके ऊपर बैड इम्पैक्ट पड़ जाता है। तो ये भी एक जो है ना कोई हमारे लिए फिजिबल ज़्यादा सोल्यूशन नहीं है। बहरहाल किया जा सकता है, और इससे हम क्या होगा कि जब किसको ज़रूरत होगी, उस जिसका जो वेट कर रहा है, तो और वो वाला जो रिसोर्स किसी और के पास है तो हम उससे वापस लेंगे और इसको दे देंगे, ये कंप्लीट कर लेगा, फिर उठा के उसको दूसरे वाले को दे देंगे। लेकिन इसमें बार बार हमें, जैसे हमने कहा था ना कि कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग ज़्यादा होने से भी हमारा ओवरहेड बढ़ जाता है, तो यहाँ पे भी बार बार प्रीएम्पशन करने से रिसोर्स की हमारा जो है डिले टाइम काफ़ी बढ़ जाता है। लास्ट है इसके अंदर के सर्कुलर वेट, डिनाइंग द सर्कुलर वेट। तो वो कहते हैं डिनाइंग द सर्कुलर वेट करने का तरीका ये है कि, इसमें डायग्राम पता नहीं है या नहीं है, नहीं है, डायग्राम नहीं दिया। अच्छा खैर, तो डिनाइंग द सर्कुलर वेट का, अच्छा चलो हम वहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं इसको। अच्छा जी, इसको हम लिखते हैं इसको। कॉपी होता है। अच्छा अच्छा, ओहो, अच्छा ये इसके अंदर ना हमने ये पी लिख दिया, ये पी नहीं है, बेसिकली ये आर है। ये आप इसको ज्यूम कर लेंगे, ये R1 R2 R3 R4 इस तरह हमारे पास है। ठीक है,
यहाँ हमारे पास एक P है प्रोसेस, इसको मैं स्मॉल में लिख रहा हूँ ताकि ये याद रहे आपको कि ये जो स्मॉल P है बेसिकली ये P है और इसको आपने एज्यूम करना कि R है, और इसमें हम ये कहते हैं कि जी ये हमने इसको एलोकेट कर दिया इसको, फाइन। तो अब वो ये कहता है कि अगर इस तरह की सिचुएशन है और हमारे पास उसमें चलें, अब यूं है कि हमारे पास ये R1, R2, R3, R4 एक ही इंस्टेंस के एक ही टाइप के 4 इंस्टेंस हैं रिसोर्सेज के। इसमें से R2 जो है वो हमने सपोज करें P1 को एलोकेट कर दिया है। अब वो ये कहता है कि रूल ये है सर्कुलर वेट को डिनाई करने का कि अब P1 जो है इट कैन ओनली रिक्वेस्ट फॉर अ रिसोर्स हुज नंबर इज ग्रेटर देन द एलोकेटेड रिसोर्स। ठीक है, एलोकेटेड रिसोर्स है हमारा R2, तो और P1 को एलोकेट हो गया, तो अब P1 जो है इसके बाद अगर फर्दर इसको ये इस टाइप का रिसोर्स चाहिए तो वो किसके लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं, इट कुड रिक्वेस्ट फॉर R3 और इट कुड रिक्वेस्ट फॉर R4, इट कुड नॉट रिक्वेस्ट फॉर P1। यहाँ पे मैं एक एरो भी बना देता हूँ और क्रॉस मैं इसलिए लगा रहा हूँ कि ये नहीं है अलाउड, क्योंकि सर्कुलर वेट जब बनता था तो आपने नोट किया था कि हमारे पास बन रहा था P1 P1 R1 P2 R2 और फिर P1। ठीक है, तो प्रॉब्लम ये आ रहा था कि कोई एक प्रोसेस जो है वो किसी ऐसे रिसोर्स की रिक्वेस्ट कर रहा था जिसका नंबर उसके एलोकेटेड रिसोर्स से कम था। यानी अगर हम P1 की बात करें और उसको हमने देखा कि उसको R2 एलोकेट हो गया है, तो वो रिक्वेस्ट किसके लिए कर रहा था, R1 के लिए। अब एलोकेटेड है उसके पास R2, तो वो रिक्वेस्ट कर रहा है R1। अगर हम रूल अप्लाई कर दें कि जो रिसोर्स उसको एलोकेट हो गया है, जैसे R2 एलोकेट हो गया है, तो वो R1 के लिए नहीं रिक्वेस्ट कर सकता बल्कि R3, R4, R5 के लिए रिक्वेस्ट कर सकता है। तो इन दैट वे वी कैन ब्रेक दिस सर्कुलर वेट सिचुएशन। तो ये थोड़ा सा जो है ना वो मतलब और ख़ासतौर पे ये वहाँ पे अप्लाई होता है ओनली कि जब हमारे पास एक ही रिसोर्स के डिफरेंट इंस्टेंसेस हैं। अगर R1 R2 हैं डिफरेंट टाइप के, तो वो तो फिर उनकी नंबरिंग तो दोबारा वो 1 1 से स्टार्ट हो जाएगी, तो उसके ऊपर तो ये रूल अप्लाई नहीं होता। तो ये कोई इतनी ज़्यादा वैलिड कंडीशन नहीं है, लेकिन बहरहाल थ्योरेटिकली हम इसको कह सकते हैं कि इस तरीके से हम इसको सर्कुलर वेट को हम क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं या डिनाई कर सकते हैं। ये पॉइंट क्लियर हो गया क्लास? जी सर। बिल्कुल सर। ठीक है जी, तो अच्छा हमारी तो स्क्रीनशॉट सर प्लीज जल्दी से एंड करवा दें सर। जल्दी से करा दें अच्छा जल्दी से करा, पैकेज खत्म होने वाला है सर। पैकेज खत्म होने वाला है, बस ठीक है, मगरिब की नमाज का टाइम भी हो गया है हमारा, तो देख लेता हूँ और क्या चीज़ है हमारे पास। ठीक है, इसको हम यहाँ तक के लिए पढ़ते हैं, फिर अगले जो हम आगे पढ़ेंगे। अच्छा सीआर हैं दोनों आपकी क्लास के इस वक्त? जी सर। अच्छा, आप लोगों की क्लास के लिए मैंने डिसाइड किया है कि मंडे से वेडनेसडे सुबह 10 से 11 हम जूम के ऊपर क्लास लिया करेंगे, ताकि आपके जो सिलेबस है उसको फिर हम जल्दी जल्दी कवर करें, क्योंकि 1 मंथ हमारे पास अब है, 5 वीक्स का टाइम है हमारे पास, तो उसमें हमने सिलेबस कवर कराना है। ठीक है सर। 10 से 11 ठीक आपकी है कोई सर। और ऑनलाइन क्लास तो नहीं है दोनों सेक्शंस की? नहीं सर, फिलहाल तो कोई नहीं है, मैं बता दूंगा सर आपको। सर नहीं है, अगर होगी तो अब अगर उसको होगी भी तो आपने extend कह लीजिएगा कि सर ये टाइम सर ने ले लिया, आप किसी और टाइम पे ले लें। ठीक है, मंडे फर्स्ट टाइम ठीक है सर। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 10 से 11 हमारी जूम पे क्लास हुआ करेगी, राइट? सर कंबाइन होगी क्लास हमारी, हाँ कंबाइन सेक्शन ए और बी। सिलेबस आप लोगों का बराबर ही चल रहा है, तो क्लास कंबाइन होगी दोनों सेक्शंस के लिए। ठीक हो गया सर। ठीक है, ठीक हो गया सर। और वो ठीक सर। यार आप लोगों ने वो मुझे आज ईमेल कर दें मुझे अपनी वो जो असाइनमेंट्स थी आपकी जो ठीक है सर वो मैं कर दूंगा। ओके सर कर देंगे। चल ठीक है, चलें ठीक, ओके भाई। इसमें से कोई क्वेश्चन है आज के टॉपिक में से किसी को? सर ये No, नंबर sir. ऑफ इंस्टांसेस जो होते हैं ये हम अपनी मर्जी से इंक्रीज कर सकते हैं, मतलब एक बार जब हमने ये बना लिया रिसोर्स देखो ना, एलोकेशन का उसमें तो बच्चे डिपेंड बाद करते हैं ना, बाज दफा तो रिसोर्सेज आपके ऐसे हैं जो प्लग एंड प्ले हैं। ठीक है, तो प्लग एंड प्ले का मतलब ये है कि आपके पास जो है वो आप चलते हुए सिस्टम में अपने ऐड कर दें, नई स्क्रीन ऐड कर दें, आप कोई इनपुट आउटपुट डिवाइस अटैच कर दें, तो वहाँ पे तो नंबर ऑफ रिसोर्सेज बढ़ जाएंगे। लेकिन चलते हुए सिस्टम में आप अपनी नंबर ऑफ कोर नहीं चेंज कर सकते, रैम का साइज नहीं चेंज कर सकते,
तो कुछ चीजें आप ऐड कर सकते हैं प्लग एंड प्ले जो डिवाइसेस हैं, लेकिन बाकी चीजें तो आप ऐड नहीं कर सकते ना। तो जो ऐड नहीं कर सकते वो तो फिर फिक्स हो गई। हाँ, फिर आप सिस्टम बंद करें, सर फिर ये आप उसकी इसके रैम बढ़ाएं, फिर सॉल्यूशन आप में, उसको दोबारा डेडलॉक के सॉल्यूशन में भी तो ये आ सकते हैं जी। ये मतलब नंबर ऑफ इंस्टेंस अगर हम बढ़ा दें तो इसका कोई सॉल्यूशन भी आ सकता है डेडलॉक का इसमें। हाँ, जो डेडलॉक के एक जो है वो ये भी होता है कि आप नंबर ऑफ रिसोर्सेज बढ़ा दें, लेकिन एक बात है ना कि नंबर ऑफ रिसोर्सेज कितने बढ़ाएंगे? आपका सिस्टम जितने इसको सपोर्ट करेगा उतने ही बढ़ाएंगे ना, फिर तो पूरा आर्किटेक्चर आपको चेंज करना पड़ेगा। ये तो सिचुएशन है कि एक जो सिस्टम है आपके पास और उस पर आप मल्टी प्रोसेसिंग कर रहे हैं, तो फिर वहां पे डेडलॉक आ रहा है। ऑब्वियसली ये सोल्यूशन है कि नंबर ऑफ रिसोर्सेज बढ़ा दें, ठीक है, तो डेडलॉक के चांसेस जो है वो कम हो जाएंगे। लेकिन फिर वो उसमें कॉस्ट का फैक्टर भी आ जाता है, क्या वो चीज़ आपके बजट में है, कॉस्ट के लिए, कॉस्ट वाइज वो फिजिबल है या नहीं है, वो सारे फैक्टर्स को देखना पड़ता है ना। हमारे पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल है हम उसी पे काम करेंगे जस्ट ऐसे। हाँ, फिलहाल जो डिस्कशन है वो ये है कि जो रिसोर्सेज हमारे सिस्टम में अवेलेबल हैं हमने उसके ऊपर ही काम करना है। उसके रिसोर्सेज को, उन रिसोर्सेज को सामने रखते हुए हमने देखना है कि डेडलॉक से हम कैसे बच सकते हैं। जी सर। सर ये हमारे लेक्चर कब तक चलेंगे? आई मीन पेपर्स कब तक एक्सपेक्टेड है? क्या चीज? हमारे लेक्चर कब तक चलेंगे? ये आपकी जनवरी के एंड तक जाएंगे। फेब के फर्स्ट वीक में आपका आई होप सो कि वो जो कैलेंडर है उसके हिसाब से जो फर्स्ट जो वीक होता है फेब का, उसमें एग्जाम्स होते हैं आपके। ठीक है सर। उम्मीद है कि जनवरी के एंड तक आपके लेक्चर्स होंगे, मतलब 5 वीक समझ लें, एक दिसंबर का काउंट कर लें और 4 वीक्स आगे जनवरी के, तो ये 5 वीक्स का मेरा ख्याल अब आपका सेमेस्टर रह गया। उसके बाद मेरे ख्याल आपके एग्जाम्स आ जाएंगे। ठीक है सर। सर पेपर ऑनलाइन होंगे या फिजिकल? बच्चे ये अभी कोई पता नहीं है, तो यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगी कि ऑनलाइन होंगे या फिजिकल होंगे। वो तो कोरोना की सूरत हाल है, यूनिवर्सिटी खुल गई तो फिर पेपर फिजिकल हो जाएंगे, लेकिन अगर एक्सटेंड हो गई छुट्टियां, नहीं खोले तालीमी इदारे गवर्नमेंट ने, तो फिर जारी बात है फिर ऑनलाइन हो जाएंगे। क्योंकि लास्ट जो होता है, आप लोग तो खैर नहीं थे उस वक्त, तो वो आखिरी जो पेपर्स हुए थे वो ऑनलाइन कंडक्ट किए गए थे। ठीक है, और कोई बात या इसको फिर हम कंक्लूड करें? ठीक है, मैंने ये रिकॉर्डिंग कर ली है, तो ये मैं रिकॉर्डिंग भी आपके LMS पे डाल दूंगा या YouTube पे डाल दूंगा। आप लोग वहां से, जो लोग नहीं है या जो बाद में इसको सुनना चाहते हैं, वो फिर वहां से ले लेंगे। चलें ठीक है सर। असाइनमेंट LMS पे अपलोड ठीक है सर, ओके। ठीक है, चलें, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।